आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, क्रांति की शुरुआत। हमने भी देखा कि लुई 16 ने किन कारणों से कर बढ़ा दिए थे, लेकिन उसने ये कैसे किया होगा। एक्चुअली पहले के शासन में फ्रांस के राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे। इसके लिए उन्हें एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी और नए प्रपोजल्स की मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जो सभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, लेकिन मीटिंग कब बुलानी है ये राजा ही डिसाइड करता था। इसकी लास्ट मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी। लुईस 16 ने 5 मई 1789 को नए टैक्सेस के प्रस्ताव को पास करने के लिए मीटिंग बुलाई। रिप्रेजेंटेटिव को होस्ट करने के लिए वर्साइल का एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट के लोगों ने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे और थर्ड एस्टेट के लोगों ने 600 भेजे, और तीसरे एस्टेट में ज़्यादातर अमीर व एजुकेटेड लोग थे। फार्मर्स और वर्कर्स या वुमेंस को सभा में आने की अनुमति नहीं थी। फिर भी लगभग 40,000 लेटर्स के थ्रू उन्होंने अपनी डिमांड्स और जो शिकायतें थी उसकी सूची बनाई और अपने प्रतिनिधियों के साथ भेजा, जिसे प्रतिनिधि भी अपने साथ लेकर आए थे। एस्टेट जनरल के नियमों के अकॉर्डिंग हर एक एस्टेट को एक वोट देने का अधिकार था, पर तीसरे एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मांग रखी कि हर एक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जिसे रूसो ने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, लेकिन राजा ने इसे मानने से मना कर दिया और विरोध करने के लिए लोग बाहर चले गए। वो 20 जून को वर्साइल के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और ये कसम खाई कि जब तक राजा की पावर को कम करने के लिए संविधान नहीं बना देंगे तब तक यह असेंबली भंग नहीं होगी। उनको मीराब्यू और एबेसियास ने लीड किया था। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे जो विशेष अधिकारों वाले समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत से सहमत थे। उसने एक पत्रिका भी निकाली थी और भीड़ में काफ़ी ज़ोरदार भाषण दिए थे। जिस समय संविधान बन रहा था पूरे फ्रांस में उथल पुथल हो रही थी। सर्दी ज़्यादा होने की वजह से फसल अच्छी नहीं थी और फसल कम हुई, जिसकी वजह से फसलों के प्राइस बढ़ गए। बेकरी की दुकानों पर घंटों तक खड़ी रही औरतों ने दुकानों पर हमला कर दिया। दूसरी ओर राजा ने सेना को पेरिस में जाने का आदेश दिया। भीड़ ने गुस्से में 14 जुलाई को बेस्टाइल पर अटैक कर उसे तोड़ दिया। तो फ्रांस के गांवों में ये अफवाह फैल गई कि ज़मींदारों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह को बुला लिया है जो पकी हुई फसलों को तबाह करने निकल चुके हैं। ऐसे में किसानों ने कुदालों और बेलचों से किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने गोदामों में अन्न के भंडारों को लूटा और वहाँ पे ड्यूज़ रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सभी को जला दिया। नोबल्स बड़ी संख्या में अपनी ज़मीन छोड़कर भाग गए और कई दूसरे देशों में भागकर चले गए। अपने विद्रोही प्रजा की पावर देखकर राजा ने लास्ट में नेशनल असेंबली को मान लिया और ये भी मान कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने टैक्स फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करने का ऑर्डर पास किया। टाइट्स धार्मिक कर को भी समाप्त कर दिया गया और ज़मीन चर्च ने ले रखी थी वो भी जब्त कर ली। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई थी। नेक्स्ट टॉपिक, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान को बनाकर तैयार कर दिया। इसका मेन मोटिव राजा की पावर को कम करना था। अब इन शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया। लेजिस्लेटिव जो कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करेगा, और जुडिशरी जो कानून की देखभाल करेगा। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। 1791 के संविधान ने नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार सौंप दिया। नेशनल असेंबली इनडायरेक्ट चुनी जाती थी। सबसे पहले लोग इलेक्टर्स को चुनते थे, लेकिन सभी लोगों को ये अधिकार नहीं था। वोट सिर्फ वही लोग डाल सकते थे जो 3 दिन की मजदूरी के समान टैक्स देते थे और जिनकी एज 25 ईयर से ज़्यादा थी। इलेक्टर्स बनने का या असेंबली मेंबर्स बनने के लिए लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। मतलब जो लोग ज़्यादा टैक्स देते थे वही इलेक्टर या असेंबली के मेंबर बन सकते थे।
संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से स्टार्ट हुआ। इसमें लोगों के पास जन्म से ही फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी के अधिकार थे, जो उनसे कोई नहीं छीन सकता था। ये राज्य का कर्तव्य था कि वह हर एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे।